अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इडियट बतौर लफ्ज़ काफ़ी दिलचस्प हिस्ट्री रखता है, या जो इसकी रवायात हमें मिलती हैं वो बहुत दिलचस्प है। अगर आप इटिमोलॉजी को देखिए तो मालूम होता है कि ओल्ड ग्रीक में एक लफ्ज़ होता था इडियोतीस, जहाँ से ये लफ्ज़ इडियट निकला है। पहले लैटिन में गया और वहाँ से फिर अंग्रेजी में इडियट की प्रोनाउंसिएशन के साथ शामिल हुआ। इडियोतीस एक ऐसे शख्स को कहा जाता था कि जो प्राइवेट शख्स हो, जो कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड ना कर रहा हो, और जो मतलब सियासियात में ये कहा जाता है कि जो सियासियात में या समाजियात में दिलचस्पी नहीं लेता। अब कुल्ली तौर पर ये तारीख कितनी मुस्तनद है और कितनी नहीं है अलग बात, इटिमोलॉजी तो ये दुरुस्त है, मगर कता नज़र उसके बहरहाल इसका जो एक मानवी इर्तका है, एक प्राइवेट शख्स जो कि समाजियात और सियासियात में हिस्सा नहीं लेता, वहाँ से एक इडियट होने तक का जो सफ़र है, ये सब खुद बहुत मानी खेज है। तो किसी ना किसी दर्जे में तो बहरहाल जो शख्स सियासियात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, वो किसी ना किसी दर्जे में तो इडियट है ही। देखिए, सियासियात जो है ये सिर्फ किसी पावर गेम का नाम नहीं है। सियासत नाम है हमारे समाजी ढांचे का, हमारी जिंदगियों के ढंग का, जो हमारी समाजी हरकियात हैं उनके नज़्म का, और उनकी जिससे फिर हमारे समाजी इक़दार फूटती हैं और जिससे फिर मुआशरती तंजीम जन्म लेती है, इंतज़ामात जन्म लेते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो कि हमें इनफरादी और इज्तमाई सतह पर हमारे ज़िंदगी गुजारने को मुतासिर करती हैं, और जिनका ताल्लुक हमसे भी है और हमारी आने वाली नस्लों से भी है। तो जो शख्स इन तमाम मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, सबसे पहले तो वो बहुत हद तक खुदगर्ज तो है ही, और उसके साथ साथ अहमक भी है, क्योंकि बहरहाल अगर आप सियासियात को मुतासिर नहीं कर रहे या मुतासिर करने की कोशिश नहीं भी कर रहे, तो भी सियासत तो आपको मुतासिर करेगी ही। उसमें जो डायनामिक्स हैं, जो उसकी डायरेक्शन है, वो बहरहाल आपकी ज़िंदगी की संपत्ति किसी ना किसी दौर, किसी ना किसी हद तक तो मुतय्यन करेगी। आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, वो आप में दिलचस्पी लेना नहीं छोड़ेगी। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक कोटेशन लगी होती थी दीवार पर कि इफ़ यू आर नॉट राइडिंग द वेव ऑफ चेंज यू विल फाइंड योरसेल्फ बीनीथ इट। तो ये जो करंट ऑफ चेंज है, या ये जो ख़ास फोर्सेस का एक डायनामिक फ्लक्स है, इसमें अगर आप खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और इसको शेप अप करने की, इसको कोई डायरेक्शन देने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये आपको डायरेक्शन तो दे ही रही है। तो बहरहाल इस गुफ्तगू का कुछ मैं सियाक अर्ज कर दूँ। कुछ दिन कबल एक सियासी पोस्ट की थी, वो मुझसे सरजद हुई, जो कि होती रहेंगी अब इंशाल्लाह ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए कि इल्मी शख्सियात को सियासियात से दूर रहना चाहिए और सियासत पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब उनके हुस्न ज़न से कता नज़र, और इस बात से कता नज़र कि मुझे ऐसा कोई इल्मियत का दावा तो बहुत दूर की बात, मुझे अपने बारे में ऐसा कोई गुमान भी नहीं है, लेकिन मैं ये राय ज़रूर रखता हूँ कि इल्मियत किसी भी शख्स की हो, और हमारी जो ख़ास तौर पे जो कदावर इल्मी शख्सियात हैं उनके हवाले से बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इल्मियत अगर हमारी समाजियात में, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में खपाई ना जा सके तो वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, उस इल्मियत का कोई मसरफ़ नहीं है। इकबाल का एक कोटेशन है, एक जगह पर उन्होंने लिखा था कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज़ अ मैक्सिम ऑफ फूल्स। इल्म बराए इल्म जो है ये बेवकूफ़ों का, अहमकों का मक़ौला है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ mere वैनिटी। जो इल्म है वो बग़ैर अमल के, अगर वो अमल में न ढल सके या उसको अमल में ढालने की तगदो ना हो, तो वो निरा तकब्बर है, निरी खुद पसंदी है, और ऐसा ही है, वो इसी चीज़ में रिड्यूस हो जाता है। इल्म कोई भी हो, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, इल्म एक टूल है। कोई भी इल्म उतना ही अच्छा है जितना बड़ा उसका मकसद है। तो अगर कोई ऐसा मकसद है जो मुस्तहिक है इस बात का कि उसे इल्मी रहनुमाई मिले, तो वो मकसद हमारी समाजी बनावट है, वो हमारे समाजी ढांचे हैं, वो हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों को गुजारने का ढंग है, उनकी इक़दार है कि ज़िंदगी गुजारनी है तो कैसे गुजारनी है। इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है, जिसका जवाब इल्मी लोगों को मुहैया करना चाहिए, करते रहना चाहिए, और उसमें उन्हें हमारी डायरेक्शन, हमारी रहनुमाई करनी चाहिए। और ज़ाहिरी सी बात है कि इल्म अगर अमल बन के हमारी ज़िंदगियों में शामिल नहीं हो रहा, तो उस इल्म का ना कोई मकसद है, ना उसका कोई फ़ायदा है। उसका फ़ायदा फिर सिर्फ
उस इल्म के रखने वाले को हो सकता है कि वो अपने अंदर अपनी इल्मियत में खुश होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इल्मी शख्सियात ने हमारी समाजियात में और सियासियात में रहनुमाई करनी है तो वो रहनुमाई किस तरह की होनी चाहिए। उन्हें अगर इस पर तबसरा करना है तो वो तबसरा किन डायरेक्शंस में होना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। तो 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी इक़दार क्या है, हमारी माशरती इक़दार क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ आसन है, कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल है और कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है, कौन सी अनफेवरेबल हो सकती है हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड। हमारी माशरत की डायनामिक्स क्या है, इसकी हरकियात क्या है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सूटेबल है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सूटेबल है। तो एक तो शय ये है कि जो मुस्तकिल इक़दार हैं वो कौन सी हैं, उन मुस्तकिल इक़दार को हम अपने मुआशरे के मारूफात में किस तरह से ढालते हैं और किस तरह से ढलना चाहिए, और हमारी रिवायत या हमारे कल्चर और हमारे मुआशरती बनावट की रूह से और हमारी समाजी नफ्सियात की रूह से क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है और क्या चीज़ बुरी हो सकती है। तो ये जो एक उसूली दायरा है, सबसे पहले तो इस उसूली दायरे को वाज़ह करने के लिए उन्हें बहुत तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके बाद आ जाती है कि लोगों को ये समझाया जाए कि जब आपने इस उसूली दायरे की बुनियाद पर भी अपने मुआशरे को, उसकी मुख्तलिफ समाजी क़ुव्वतों को या सियासी क़ुव्वतों को परखना है, तो वो परखने का अंदाज़ क्या होगा, किस तरीके से आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे, किस तरीके से आप उनका तज्ज़िया करेंगे, आप इसमें का तकाबुल कैसे होगा, किस तरह की चीज़ को किस तरह की इस पर फौकियत दी जाएगी। यकीनन ऐसा होता है कि किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में एक कामिल मुआशरत मुमकिन नहीं होती। बहुत मरतबा हमें चीज़ों में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, बहुत मरतबा हमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, फौकियत देनी पड़ती है, क्योंकि दोनों चीज़ों का एक ही वक्त में हुसूल मुमकिन नहीं होता। तो फिर इस बारे में रहनुमाई चाहिए कि जब चीज़ों का यूँ तकाबुल होगा और जब चीज़ें यूँ ट्रेड ऑफ होंगी तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बुनियादी है ज़्यादा और कौन सी चीज़ सानवी है, और उसमें हम अपनी मुआशरती जो हमारी इकाइयाँ हैं और हमारी जो समाजी क़ुव्वतें हैं उनके बीच में हम तकाबुल करें तो कैसे करें, उनको कंपेयर करें तो कैसे करें, उनका तज्ज़िया करें तो कैसे करें। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इसके बाद आ जाती है कि जो वाक़याती आपके मुआशरे में इस वक्त चीज़ें रूनुमा हो रही हैं, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो समाजी क़ुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं, उन समाजी क़ुव्वतों और उन वाक़यात के हवाले से आप अपने मुस्बत और मनफी तज्ज़िये पेश करें। जहाँ पर कुछ गलत होने लगे तो आप उसको हाईलाइट करें कि जनाब देखिए ये जो आप कर रहे हैं ये फ़लाँ 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 बुनियादों पर, उन असासात पर ये गलत है। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी समाजी चीज़ जो तब्दीलियाँ होती हैं वो उस वक्त हमें उनके नताइज की खबर नहीं होती, वो उस वक्त देखने में कोई बड़ा बहरान सामने उसकी मतलब किसी बड़े बहरान की तरफ पेशकदमी नहीं कर रही होती, या किसी बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली की तरफ मतलब उसका पेश खैमा नज़र नहीं आती एक आम आदमी को। लेकिन जो एक साहिब नज़र है, जो एक साहिब इल्म है, वो बहुत मरतबा देख पाता है कि देखिए ये काम जो आप इस वक्त कर रहे हैं इसका कुछ अरसे के बाद जाकर ऑन द लॉन्ग रन ये इंसीडियसली क्या क्या कुछ वकूअ पज़ीर कर सकता है, आपके मुआशरत में किस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है। ठीक है, रिवायात जो जन्म लेती हैं वो बहुत खामोशी से सदियों के तजर्बात का निचोड़ होती हैं। उसमें कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन वो एक ऐसा बैलेंस होता है जिस बैलेंस पे आपकी मुआशरत कायम होती है। अगर आपने उस बैलेंस को बदलना है, अगर आपने उसमें कुछ तब्दीली करनी है, आपने कुछ नए काम करने हैं, तो वो तब्दीली बहुत ज़्यादा एहतियात की मतकाज़ी है। तब्दीली ज़रूरी है, आगे इर्तिका के लिए, तरक्की के लिए भी तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन कौन सी तब्दीली हमें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए और इसके क्या फ़ायदे या नुकसानात होंगे अब से 1 दहाई बाद, 2 दहाइयों बाद, 1 सदी बाद, तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए भी हमारे अहले इल्म को बहुत बारीक बीनी से हमारी मुआशरत के, उसकी नफ्सियात के और उसकी हरकियात के तज्ज़िये करके हमें बताते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें जब हम चीज़ों पर तनकीदी नज़र डालते हैं, मसलन इसी के दौरान वो ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारी समाजी और सियासी क़ुव्वतें हैं उनके ऊपर एक तनकीदी नज़र भी डालेंगे। वो तनकीदी नज़र जब उन पर डाली जाएगी तो उसमें ऐसा भी होगा, मतलब बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जिस पर आप बग़ैर तनकीद के बात कर सकें। अगर आपने इंसाफ से बात करनी है तो हर जमात में कुछ ना कुछ कमियां मौजूद है और आम तौर पर हर मुआशरत में इस तरह से कमियां मौजूद होती हैं। पाकिस्तान में ये काम
مثال کے طور پر ڈیولپ کنٹریز کی نسبت بھی کچھ زیادہ ہے کہ یہاں پر ہر جماعت کی اپنی اپنی بہت بڑی بڑی کمزوریاں ہیں. تو ان پر جب آپ نقد کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ سننے والوں کو اور پڑھنے والوں کو کنفیوز چھوڑ دیں. مطلب ایسا نہ ہو کہ اسے سننے والے کو یہ لگے کہ سب ایک جیسے ہیں. یہ جو ایک عام طور پر جملہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے سبھی ایک جیسے ہیں، ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں، سارے لوگ ایک جیسے، یہ انتہائی بددیانتی پر مشتمل جملہ ہے اگر جاہلانہ نہیں ہے. تو دو ہی چیزیں، یا تو آپ میں تجزیے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا پھر آپ بددیانتی کے یا بزدلی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ جو کم انفیوریبل قوتیں ہیں انہیں اور زیادہ انفیوریبل قوتوں کو آپ ایکویٹ کر دیتے ہیں، آپ انہیں برابر لکھڑا کرتے ہیں. تو آپ اپنا کچھ وزن اپنی علمیت کا وہ اس پلڑے میں ڈال دیتے ہیں جو زیادہ بڑا ایول ہے. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم سب پر نقد کر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ایک سائڈ کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں پارٹی میں فلاں سماجی قوت میں یہ مسئلہ ہے، انہیں اس چیز پہ کام کرنا ہے، اسے اس پہ کرنا ہے، اسے اس پر کرنا ہے، فلاں سیاسی پارٹی کی اس والی چیز سے محتاط رہیں. تو اس کے بعد لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس وقت کے گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہماری نفسیات، سماجی حرکیات، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں جو صاحب علم ہیں وہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں پارٹی کو اس وقت ہماری حمایت کی ضرورت ہے اور میں اس کی حمایت کر رہا ہوں کیونکہ اس کی حمایت ہمارے معاشرے میں کم بگاڑ کا باعث بنے گی بنسبت دوسری پارٹیوں کی حمایت کے. تو یہ چیز بہت ڈنکے کی چوٹ پہ اور ایک مضبوطی سے کہی جانی چاہیے. اگر ایک سے زیادہ پارٹیز ایسی ہیں کہ جن کو آپ برابر سمجھتے ہیں اور باقیوں سے کم برا سمجھتے ہیں تو ان دونوں تینوں کا نام لے دیجئے. اور یہ ہوتا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے ائمہ کرام سے تو خیر نوجوان زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، تو لیکن ویسٹ کے انٹلیکچوئلس کو لے لیجیے. مثال کے طور پہ کیا نوم چومسکی نام لے لے کر شخصیات کا بات نہیں کرتا کہ فلاں کو ووٹ ڈال دیجئے، فلاں کا یہ کر دیجئے، فلاں میں یہ کمی ہے جو کہ زیادہ بڑے بگاڑ کا باعث بن جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز جو ہے یہ اہل علم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ انہوں نے معاشرے کو بہت پوائنٹڈ انداز میں، بہت مضبوط موقف کے ساتھ انہوں نے معاشرے کو لیڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، ایک آخری بات اس حوالے سے، ایک فیڈ بیک جو مجھے بھی دیا گیا اور ایک جو بات بہت زبان سے عام ہے آج کل وہ یہ ہے کہ قطعیت نہیں ہونی چاہیے، علمیت کا قطعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کو جب بات کرنی ہے تو آپ کو کوئی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کے خلا میں لٹکے رہنا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، سب چیزیں درست ہیں، تو یہ جہل سے بدتر ہے. کوئی صاحب علم اور صاحب کردار شخص ایسا نہیں ہوگا جو اپنا ایک موقف نہیں بنائے گا اور اس موقف پہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوگا. آپ کو there has to be something that you stand by. ٹھیک ہے، اگر سب کچھ ہی آپ کے لیے فلوئڈ ہے اور کچھ حیثیت نہیں رکھتا تو پھر علم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو علم ایک سراسر کنفیوژن کا نام ہے. اگر آپ کا علم یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف سوالات تک پہنچا رہا ہے اور آپ کے سوالات کی، آپ کی تحقیق کی جو حرکت ہے وہ کسی جواب کی طرف مائل ہی نہیں ہے، کسی قطعی جواب کی طرف یا کسی آبجیکٹیو آنسر کی طرف مائل نہیں ہے، تو وہ تو نرا جہل ہے. تو یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر کہ ہمیں کامل علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود علم کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علم بغیر مقصد کے جہل سے بدتر ہے. علم اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ اس کا مقصد بڑا ہے. تو اگر آپ کا علم ایسا ہے کہ جو کسی جواب تک کسی موقف تک نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عملی اس میں اس کی عملی تشکیل تو ہو ہی نہیں سکتی، اسے عمل میں تو ڈھالا ہی نہیں جا سکتا. تو جس علم کو عمل میں نہ ڈھالا جا سکے وہ یقیناً اگنورینس سے بھی برا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ علم کے جس بھی مقام پر کھڑے ہیں اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں کہ آپ موقف بنانے کی اور پورے کردار کے ساتھ اس موقف پر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کا ذوق رکھتے ہوں، اور اس ذوق کے بعد اس موقف کو اسی مضبوطی سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اور جب آپ مطلب باوجود اس کے کہ اس میں غلطی کا امکان ہے، اس احساس کے ساتھ کہ ہاں اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جب تک وہ غلطی آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جاتی، آپ کا ایک موقف ہے تو اس موقف پہ آپ صاحب کردار ہیں تو اس موقف پہ کھڑے ہوں. اگر آپ کا وہ موقف دیانتدارانہ موقف ہے، اگر آپ نے پوری سچائی کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ، بغیر پریجوڈیسز کے، بغیر کسی باعث کے، اور باعث کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ان باعث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ
का इल्मी झुकाव भी किसी तरफ नहीं है। बात जैसे मैंने पहले की कि इल्म तो आपको किसी न किसी मौक़िफ़ की तरफ लेकर जाएगा ही, वो मौक़िफ़ किसी न किसी की साइड भी ले रहा होगा, तो वो तो आपने लेना ही है। अनबायस्ड का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने पहले से तयशुदा कोई जज्बाती या किसी भी और तरह के तासुबात की, प्रेजुडिसेस की के ज़ेरे असर अपना मौक़िफ़ तरतीब नहीं दिया, बल्कि चीज़ों का तज्ज़िया करके दयानतदाराना अंदाज में आप उस मौक़िफ़ तक पहुंचे हैं। तो जब तक आप पे गलती वाज़िया नहीं हो जाती, अगर उसमें कोई गलती है, तब तक उस पर डटे रहिए। चूँ ही आपकी गलती, अगर उसमें कोई गलती है और वो आपके सामने वाज़िया हो जाती है, तो उसी मजबूती से, उसी पुख्तगी से उस गलती को भी तस्लीम कीजिए और उसको तस्लीम करने के बाद अपने मौक़िफ़ को दोबारा से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, उसकी दोबारा से तश्कील करें और फिर एक नए मौक़िफ़ पे पुख्तगी के साथ खड़े हों। ये ऐसे ही मुआशरे आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि जहां पर सिर्फ एक खला है और जहां पर सिर्फ फॉग है और जिसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती और कोई आंसर नहीं है, तो फिर तो आगे का सफ़र कुछ है ही नहीं, फिर तो वहां पे सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो बस इसमें इतनी गुजारिश करनी थी। बाकी इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता रहूँगा, सियासत पे भी, समाजियात पे भी इंशाल्लाह जो जो कुछ मेरे मौक़िफ़ हैं, जो बनते बिगड़ते रहेंगे, वो मैं सामने पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।